अब स्पेक्ट्रम का मतलब समझिएगा आप कि उसके अंदर क्या हो रहा था, इसके यहाँ पर प्रिज्म में क्या हो रहा था, अलग अलग तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्यों के साथ किसी भी तरंग का अगर हम चित्रण कर दें कि ये वाली वेवलेंथ की तरंग ये कहलाएगी, ये वाली वेव तरंग की अगर लेंथ ये है तो ये कहलाएगी, इस चीज़ को केवल स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हम एक सिंपल सी लाइन बना लें, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये याद रह जाएगा और याद रखना भी पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको हमेशा बना लेना चाहिए दृश्य प्रकाश, मतलब जो कि हमको दिख रहा है, अपनी आंखों से हमको देख पा रहे हैं, दृश्य प्रकाश, ये वाला प्रकाश जो हम देख रहे हैं अभी, दृश्य प्रकाश। इस दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज की होती है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। और चूंकि ये दृश्य प्रकाश है, तो अगर हम दृश्य प्रकाश को यूं करके देखें कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो सबसे ऊंची तो है V, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, ये बिल्कुल सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से याद करने का तरीका। अब चूंकि ऊपर है बैगनी, तो इससे ऊपर क्या होना चाहिए, परा बैगनी। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल, जहां ये बैगनी है, सबसे ऊपर बैगनी का इसके अंदर, इस जगह बैगनी है ना यहाँ पर, और इस जगह है लाल, तो इससे पर ऊपर होना चाहिए यानी कि अल्ट्रा वायलेट। और चूंकि यहां पे लाल है, तो क्या होना चाहिए, इंफ्रारेड। तो याद करने का तरीका ना, यहाँ रेड है, नीचे रेड है, वेब ग्योर में रेड है, तो इससे नीचे वाला होना चाहिए इंफ्रारेड। एकदम बिल्कुल इजी तैयार, इसको याद करने का तरीका है। हिंदी में क्या कहते हैं, और इंफ्रारेड के नीचे सारी की सारी रेडियो तरंगें होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, और ये अगर हम यहाँ कहें कि ये है रेडियो तरंगें। अब कोई बच्चा जल्दी से बताए मुझे कि हाई फ्रीक्वेंसी की ऊपर आएंगी या लो फ्रीक्वेंसी की ऊपर आएंगी, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। लो की नहीं, लो की ज़्यादा होगी कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ज़्यादा हो कम होगी, क्या होता है, V इज इक्वल टू, सो अगर हम लैम्डा निकालें तो क्या होगा, सरल तरीका है याद करने का, जिससे कि अपने मन बिल्कुल बोझ नहीं आए मन के ऊपर। अपने को निकालना, रेडियो तरंगें अब 2-3 तरह की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, एम्प्लीफाइड फ्रीक्वेंसी, डीमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। जितनी भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी हैं, अपने को देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आएगी, क्योंकि यहाँ पर कम है, कम लैम्डा है, और ये नीचे बढ़ता बढ़ता ज़्यादा लैम्डा है। हमको पता है कि V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू V बाई न्यू, तो अगर न्यू कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो लैम्डा कम होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो लैम्डा कम होगा। अगर इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा कम है, इस वाले से नीचे वाले से लैम्डा कम होगा ना यहाँ पर, इसको याद करने का तरीका यही है। यहाँ पर कौन सी तरंगें होंगी, लो फ्रीक्वेंसी, इसको
इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको वैसे ही याद आ जाएगा ये। लो फ्रीक्वेंसी एंड देन हाई फ्रीक्वेंसी। सही है गलत? हाँ, क्यों? अभी तो बताया ना आपको कि जहाँ लैम्डा बड़ा हो रहा है वहाँ फ्रीक्वेंसी छोटी, यानी जहाँ फ्रीक्वेंसी छोटी है वहाँ पे लैम्डा बड़ा होगा, और लैम्डा बड़ा नीचे होगा तो लो फ्रीक्वेंसी। अब पराबैंगनी के ऊपर क्या होती है? पराबैंगनी के ऊपर केवल दो चीज़ होती हैं, एक्सरे और गामा रे। पराबैंगनी के ऊपर होती हैं केवल दो, एक्सरे और गामा रे। ये करीब करीब 10⁻⁻11 की रेंज में होती हैं। बस इतना सा है, इसको याद रखना है। याद रख सकते हो इसको? ये कठिन नहीं है। इसको सिद्धांत जो अपन ने अभी सीखा है उससे अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये जब मुझे याद हो सकता है इसका मतलब आपको तो हो ही सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गामा रेज होती हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभिक से। इनकी उत्पत्ति निर्भर करती है नाभिक पर। अब ये फर्क है यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, नाभिक पर उत्पत्ति निर्भर। जबकि एक्सरे में क्या होता है? बताओ बच्चा, एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों में क्या फर्क हुआ? मतलब ये तो हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने में, जबकि गामा विकिरण निकल रहा है नाभिक से। नाभिक में बम्बार्डमेंट किया हमने, हीलियम डाला, कुछ भी किया, तो वो निकल रहा है, गामा विकिरण निकल रहा है नाभिक से, जबकि ये एक्स विकिरण जो है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब 10⁻⁻11 के बाद जो भी विकिरण निकलेगा वो नाभिक से निकलेगा। समझ में आई बात? कि इसके बाद अब जो भी विकिरण निकलेगा वो नाभिक से निकलने वाले डिफरेंट टाइप के विकिरण होंगे। ये हमको इसलिए मूल रूप से याद करना आवश्यक है। हाँ, दृश्य प्रकाश दिखता है, रेडियो तरंगें क्यों नहीं दिखती? बताओ, इसका उत्तर दो। दृश्य प्रकाश कुछ होता ही नहीं है। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जिसके कारण हम दूसरों को देख सकें। प्रकाश को हम नहीं देख पा रहे हैं। इस प्रकाश के जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन निकल रही, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वो थोड़ी दिख रही हैं हमको। हमको विद्युत चुंबकीय तरंगें जो इतनी सारी फैली हुई हैं अरबों खरबों, उनके कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हम इंफ्रारेड में भी देख पाते हैं, इंफ्रारेड में भी देख पाते हैं, और रेडियो तरंग में भी देख पाते हैं। आज अगर यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इससे बोल रहा हूँ ना, तो रेडियो तरंगें निकल के जा रही हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ ना आप एक दूसरे को। हम तरंग को तो नहीं देख पा रहे, तरंग को तो हम इसमें किसी को भी नहीं देख पा रहे। अगर हम कहते हैं लाल दिख रही है तो तरंग दिख रही, तरंग नहीं दिख रही वो लाल रंग से। क्या दिख रहा है उसका? उसका क्या मतलब है कि उसकी क्या तरंग दैर्ध्य इससे अधिक है। प्रकाश नहीं दिख रहा हमको, वो तरंग नहीं दिख रही है, तरंग नहीं दिख रही हमको। क्या दिख रहा है? उसके वेवलेंथ कितनी हो गई, यानी कि उसके कारण हमको कितना दिख पा रहा है। आप इंफ्रारेड में कभी देखेंगे, अगर अपने कोई चोट लग जाए, उसको इंफ्रारेड से आप सिकाई करेंगे, तो आपको जब उसको देखने की कोशिश करेंगे इंफ्रारेड को, तो आपको प्रकाश के अंदर कुछ ना कुछ हेजीनेस दिखेगी। हेजीनेस मीन्स हल्का हल्का धुंधलापन दिखेगा। या इस प्रकार लेज़र देखते हैं, जो देखते हैं लेज़र चली जाती है ऊपर, रात को एक लेज़र की बीम दिखाते हैं अपन, वो दिखती है जब शादियों में, बड़े बड़े लोगों की शादियाँ होती हैं तो उनके लेज़र बीम वो दिखाते हैं, हमारी शादी यहाँ हो रही है भाई,
दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत पैसा खर्च होता है उसके अंदर, तो लेज़र है वो। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको लेज़र कहते हैं। इस लेज़र में क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया इस लेज़र के अंदर कि जो तरंगें थीं उन तरंगों को हम बिल्कुल पास 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 लिया है, इतने पास लिया है कि उनसे बनने वाला प्रकाश काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा। इतना ही फ़र्क है, यानी कि हम उसके अंदर चीज़ें देखने लग गए, हम उसके अंदर ज़्यादा चीज़, यानी कि अगर आप लेज़र को डालेंगे तो बहुत दूर की चीज़ दिखेगी। याद है घर पे वो एक लाल सी एक आती है, चाबी आती है, चाबी डालने का एक छल्ला आता है, उसके अंदर एक साथ आता है, तो आप बहुत 4-5 घरों के दूर भी उसे दबाओगे तो वहाँ पहुँच जाएगा वो, तो प्रकाश नहीं दिख रहा अपने को, वो अपने उससे तरंगें नहीं दिख रही हैं। उस तरंग की जगह क्या दिख रहा है हमको, हमको वो स्थिति दिख रही है जिसके अंदर कि हम उस तरह का प्रकाश देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी तरंगें नहीं दिखती हमको किसी भी हालत में, किसी भी केस में तरंग नहीं दिख रही है। ओके, कौन से कण बेटे, वायु के कण। तो वायु के कण जो है ये अभी अपना इसी चैप्टर में उसको कहते हैं स्कैटरिंग, अभी आएगा ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि वो उसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। क्या होता है हिंदी का स्कैटरिंग, यानी कि जो बिखर जाते हैं, नहीं संग ये कहते हैं इसको प्रकीर्ण, प्रकीर्ण है ना, अभी आएगा ये, अभी इसी चैप्टर के अंदर है सारी चीज़ें। तो जो प्रकीर्ण है, उस प्रकीर्ण के कारण हम लोगों को दिख रहा है अलग अलग पार्टिकल के ऊपर प्रकाश, प्रकाश नहीं दिख रहा है, जो उसके कारण जो पार्टिकल पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या पार्टिकल उसके कारण लाइट को परावर्तित कर रहे हैं। परावर्तन होने के बाद जो लाइट दिख रही है कुछ एब्जॉर्ब हो गई, मान लीजिए हम ब्लैक पे डाली लाइट, तो क्या होगा, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेंगी सारी वेवलेंथ, तो हमें वो काला दिख रहा है। ये तो आपने बेसिक 8th क्लास में पढ़ा हुआ ही है, ठीक है ना। चलें आगे इसके, अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सेकंड, इसको अभी रहने देता हूँ वहीं पर। सेकंड चीज़ इस चैप्टर में जो अपने को बहुत आवश्यक पड़ेगी वो है कि नाभिक को कैसे दिखाते हैं, होता क्या है नाभिक का सिस्टम, दिखाने का सिस्टम क्या होता है। नहीं इसमें नहीं दिखा, अभी तो इसकी स्टेज तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। नाभिक का प्रदर्शन में हम हमेशा लिखते हैं इसको ए, नाभिक का नाम, और जेड। यानी कि अगर हम कोई सा भी लिखें, आपके मन में आया, सोने का क्या होता है, गोल्ड का बता सकता है कोई, क्या होता है 197, ठीक है, इसे लिखते हैं ना हम लोग, अपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, इस तरह से लिखते हैं हम ये। अब इसका अर्थ क्या है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में इसका अर्थ बार बार काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले Z, Z को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। अभी क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या सही है गलत, ये इससे सही है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर है, जब तक कि वो आइसोटोप और वो नहीं बन जाए, वो अलग कंडीशंस हैं। लेकिन जो साधारणतः स्टेबल नाभिक है ना, जो स्थिर नाभिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और ये जो होता है क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या क्रमांक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हम नाभिक की बात कर रहे हैं,
तो नाभिक पूरे नाभिक में भार किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों। अब हम लोगों ने एक ये लिया AU, इसके अंदर बताओ जल्दी से कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 79 तो क्या हुए? और ये तो ये ऐसे निकालना आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हम लोग सीखेंगे अणु और परमाणुवीय जितनी भी इक्वेशंस, समीकरण लिखना सीखेंगे, उसके अंदर इसका काम बार बार आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये कहते हैं, उदाहरण के तौर पे हम ये कहें कि इसके अंदर से एक, ये कोई सा भी एक नाभिक था, या यही ले लो, ये नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक में से एक हम लोगों ने हीलियम निकाल दिया, क्या होगा? 197 AU माइनस हीलियम क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब जब रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा? ठीक है, कोई बात है, अच्छी बात है। अगर इसमें से एक हीलियम उत्सर्जित हो रहा है तो इसका क्या रह जाएगा बचा हुआ पदार्थ? एक कोई नया नाभिक बन जाएगा। उस नए नाभिक की क्या स्थिति होगी? इसमें से ये घटा दो और 79 में से 2 घटा दो, या इसको उल्टा लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका नाभिक अनस्टेबल है, यानी कि जिसमें से पार्टिकल निकल के जा सकते हैं, और ये 197/79 था, तो हम इसको लिख सकते हैं, नया वाला जो बना 193/77 प्लस 4He, ठीक है। ये बेसिक खूब सारी इक्वेशन लिखेंगे अपन, धीरे धीरे सीख जाओगे, आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। इस 4He2 को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? कोई बता सकता है बच्चा? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? है इसमें देख के बताओ कि इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या हो सकता है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल से ये अटैक कर दिया, अल्फा पार्टिकल वो अटैक कर दिया। कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। यानी किसमें निकला है? या नाभिक में से निकला है? नाभिक में से निकला है, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसका स्रोत अपन लिखा था, नाभिक की उत्पत्ति पर निर्भर होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि उन्होंने जब यूज किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में 4He2, यानी कि इसको अल्फा पार्टिकल, इसको यूज किया था। क्या बेटा कुछ मन में है? बोलो बोलो, खुद बोलना चाहिए, इस क्लास में कुछ भी बोल सकते हो आप। हाँ हाँ है ना कारण, वो तो अभी निकल के आएगा जैसे आप देखोगे। हीलियम के नाभिक को बोलते हैं ना। ये क्या है? ये क्या है? ये नाभिक तो है बेटा, ये अपन केवल नाभिक दिखा रहे हैं। ये जो चीज है ये है नाभिक।
ये परमाणु नहीं है, ये परमाणु नहीं है, ये है नाभिक। हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण होता है, और ये हीलियम का नाभिक है बेटा। ये जो भी अपन डिफाइन कर रहे हैं ये सब नाभिकों को डिफाइन कर रहे हैं, ये ध्यान रखो आप। ये परमाणु डिफाइन नहीं कर रहे, ये क्या है, नाभिक। नया जो नाभिक बना है वो है। यही जानने की जरूरी है चीज़ें, क्योंकि अभी चैप्टर बार बार लिखेंगे अपन, आप सोचोगे परमाणु हो गया, ये हो गया, इसलिए इसी स्टेज पे पहल जाए ज़्यादा अच्छा है। आप बोलो बेटा कुछ मन में, नहीं पूछना चाहिए बिना डर, हो सकता है कि कहीं मन में कन्फ्यूजन हो जाए, उसको क्लियर करने के लिए आवश्यक है। तो जो हीलियम का जो नाभिक है वो अल्फा कण है। और इसको अल्फा क्यों यूज़ किया ये भी अभी कारण आएगा, क्योंकि ये किसके प्रति आकर्षित होता है उस चीज़ को देखते हुए किया था। लेकिन नाभिक वाला पढ़ेंगे जब आएगा, अभी तो परमाणु पढ़ेंगे हम लोग पहले। अभी तो हम ये बेसिक सीख रहे हैं इसके अंदर कि ये क्या चीज़ होता है। अगर हम इसको दिखाना चाहें, अगर हम इसको एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ एक सर्किल में इसका वो दिखाएं ऑर्बिट के अंदर यानी कक्षा में, तो कैसे दिखाएंगे, 4He2, दो क्या हैं, प्रोटॉन। तो P तो हो गए दो इलेक्ट्रॉन है। इससे आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं बहुत इजीली। और 4 में 2 गया 2, इसलिए इन्होंने इसको यूज़ किया था क्योंकि इसको बहुत सरल था इसको यूज़ करना। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या बराबर थी, इसलिए इस पार्टिकल को यूज़ करने की इन्होंने कोशिश की, क्योंकि इससे इनको पता था कि अगर हम तीनों को यूज़ करेंगे तो अगर गुणा भाग में कोई गलती भी हो गई तो हमें मान लेंगे हाँ हाँ ये न्यूट्रॉन थे, हाँ ये प्रोटॉन थे। इस समय क्योंकि उस समय कुछ तो पता नहीं था किसी को भी, तो उन्होंने सबसे सिंपल को लिया, हीलियम को। ये हमेशा याद रखना है कि Z क्या है और A क्या है। एक्चुअल में होना चाहिए था, फिर इसमें थोड़ा सा उल्टा यूज़ किया इन लोगों ने। मेरे हिसाब से तो A यूज़ करना चाहिए था इनको एटॉमिक नंबर के रूप में, A से एटॉमिक नंबर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, A जो है द्रव्यमान संख्या यूज़ करेंगे और Z को परमाणु क्रमांक के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग वो विशेषताएं दिखाना चाहते थे कि मैं स्पेशल हूँ। वो स्पेशलिटी दिखाने के लिए इस तरह का उनके द्वारा किया जाता है। ये कुछ कुछ समझ में आ गया, कुछ कुछ ही जरूरी है, अभी पूरा नहीं समझ रहे होते, लेकिन हम लोग ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम ये लिखेंगे हम ये नाभिक की बात कर रहे हैं, और ये हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबरों को बता रहा है, ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को बता रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा। ये क्या है, ए क्या है, क्योंकि क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मास कहाँ पे केंद्रित होता है किसी परमाणु का, नाभिक में। सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर केंद्रित है। ठीक है, अभी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। इस चैप्टर में से किसी हालत में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता किसी बच्चे का, हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ होना नहीं चाहिए, नहीं कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों सही होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, और बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, आप और बोलो, एटॉमिक मास। और इसकी यूनिट AMU। अब यहाँ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ना उससे पूछूंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान यूनिट, अब एक AMU ये डिफाइन किया गया उस समय, ये तो माना गया एक AMU इज इक्वल टू 1.12 C12 का द्रव्यमान, ये पता होना चाहिए। C12 का द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ लिखा होगा जरूर, 1.99 इंटू 10⁻26। सो 1/12 1.99
kg, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 12 कम 12, 7 बचे, 12 सत्ते 12 छंग 12 छंग 72, 6, ठीक है। ये सब जगह यूज़ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमें एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने से, अदरवाइज क्या है, आप यहाँ पे देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन सब के द्रव्यमान काफ़ी छोटे हैं, 10⁻27, 10⁻31। अपन चाहते हैं कि ऐसी यूनिट हो जो कि हम जिसके अंदर गुणा भाग करने में हमको सरलता रहे। इससे हमने कहा कि 1 AMU तो हो गया ये बराबर, अब दूसरे का जो भी होगा इसमें से हम भाग दे देंगे, तो ये कम से कम ऐसी संख्या तो आएगी इसको हम समझ सकें, अदरवाइज इसको ना समझ सकते हैं। इसको बोल सकते हो क्या आप, इतने करोड़, इतने अरब खरब, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। इसलिए ऐसी संख्या तो आ जाए जो हमारे पकड़ में आ जाए। लेकिन अब जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, 1 AMU इज इक्वल टू 931 MEV। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, यहाँ पे M है 10⁻6, इसको कहते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मुझे बता दो, कहाँ तो हम उसकी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं भाई ये होगा 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये क्या हुए, ये तो अपन यहाँ पे अपन तो यहाँ तो मास की बात कर रहे हैं ना, सारे मास 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 मास, kg 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 AMU, ये MEV कहाँ से आ गया। हाँ, यहाँ पर आइंस्टीन की, तो उसने क्या हुआ, क्योंकि इस समय तक आइंस्टीन आ चुका था पिक्चर में, तो आइंस्टीन ने कहा कि हम सारे परमाणु, अणु और नाभिक, जब इनकी हम सबकी बातें कर रहे हैं, तो इसमें मुख्यतः हम देख ही तो रही, यही तो देख रहे हैं कि भाई कितनी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेज में कैसे पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन अपने नीचे वाले स्टेज में कैसे पहुंच गया, स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क हो गया। तो इसको ऊर्जा से संबंधित कर देना चाहिए हमको। तो उन्होंने वही पुरानी वाली इक्वेशन यूज़ करी, पुरानी मतलब उस समय नई। अब AMU को कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C²। क्या हुआ, 9×54 का 4, 5 हासिल, 9×54 और 5, क्या बोलो बोलो, करो ना, मेरे से करवाने लग गए आप लोग तो। ये तो E क्या आ गया, जूल्स आ गया ना, ये तो एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो इसको, कितना आया, ये कितना आया, इंटू 10⁻⁻, ये तो आ गया जूल्स। किलोग्राम से जूल आ गई एनर्जी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। खैर चलो, जो भी, अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते अपन, इसका सिंपल सिंपल देख लो आप, 931, सो 1 AMU, ये घर पे कर लेना आप, ये याद रख लो, इसमें कोई तो छोटी मोटी गुणा भाग की बात है केवल, इतना लंबी हिस्ट्री में अभी जाने जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है ये, फिजिक्स। अपने फिजिक्स में अपन डायरेक्ट वहाँ पर आ रहे हैं जिस जगह से अपने को उसने बम्बार्डमेंट किया था। अगर अपन उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो बम्बार्ड तक पहुँचने अपने 5 दिन लग जाएंगे। अपने को उस स्टेज पर आना है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल से नील्स बोर का मॉडल क्या हुआ, नील्स बोर के मॉडल के बाद आज का मॉडल क्या हुआ, ठीक है ना।
लेकिन इसमें C12 क्यों लिया? चलो अब ये इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। C12 क्यों लिया? कार्बन 12 क्यों लिया गया इसके अंदर? बोलो बच्चा, अब इसमें बताया ना, तो बताओ बेटा, तुमने बताओ क्या सीट। सर से समझ में नहीं आया था? सर ने नहीं बताया कि C12 क्यों लिया इसको? आप बताओ बच्चे, क्यों? सोच के बताओ। अच्छा चलो गैस करो, केवल गैस करो कि C12 क्यों लिया होगा। क्योंकि इसका जो नाभिक है वो सबसे स्टेबल नाभिक उस समय पाया गया था। जितने भी उन लोगों ने एनालिसिस कर सकते थे, जिनको हम देख सकते थे उस समय, जिन तत्वों को देख सकते थे, उनके अंदर सबसे ज़्यादा, उनके अंदर सबसे स्टेबल था। स्टेबल का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब स्थायी, का मतलब, हाँ बोलो बोलो, नहीं अच्छी, जितने भी आप जितनी भी इसने क्वेश्चन पूछे इसका उत्तर अब आना ही चाहिए अपने पास। स्थायी का मतलब, इसका मतलब ये है कि अपने आप उसमें से इलेक्ट्रॉन ना तो निकल के बाहर जाते हैं परमाणु में से, ना ही अंदर आ सकते हैं अपने आप, और ना ही उसके नाभिक में से अपने आप कोई रेडिएशन हो सकता है, ना उसका, आप जो अगर नाभिक लेंगे तो किसी से अगर बम्बार्डमेंट करेंगे अपन तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। उस समय तक जो तत्व निकाले गए थे उनके हाथ में थे, उन सब में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था, सबसे ज़्यादा स्थिर था। सबसे ज़्यादा स्थिर होने के कारण इसको उन्होंने 12 को लिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों उन्होंने अवॉइड किया? क्रियाशील थे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम, और अगर हम इनकी यूनिट मान लेंगे तो हमेशा उनको दिक्कत आने लग गई कि अगर हाइड्रोजन की हम यूनिट मानते हैं तो हाइड्रोजन सबसे सिंपल होता है ना? क्या होता है? 2H1, है ना? 2H1 हो गया। इसका मतलब इसको तो बहुत ज़्यादा, अगर हम उसको दूसरे वाले से गुणा करना शुरू करेंगे और भाग देना शुरू करेंगे तो उसका खुद का ही भाग इतना ज़्यादा आता कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। उसने सिंपलेस्ट मेथड सोचा है जिसके अंदर की स्टेबिलिटी हो, जिसका कि इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल के भाग नहीं रहे हो, और जिसका नाभिक अपने आप विकिरण को उत्सर्जित नहीं कर रहा हो। केवल 3 कारण थे। इस कारण से कार्बन को लेना पड़ा। पहले उन्होंने कोशिश की थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही लें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या दिक्कत होती थी? हाइड्रोजन के अंदर कहीं भी अगर स्पार्क हुआ तो ऑक्सीजन से कनेक्ट करके फटाक से पानी बन जाता था। तो कोई सी भी, जब लैब के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कर रहे थे सारा काम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जब हम वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हैंडल करना इम्पॉसिबल था। कि आप जैसे ही ऑक्सीजन के अंदर या हाइड्रोजन के अंदर स्पार्क करेंगे, दे विल बी हैविंग रिएक्शन, या तो पानी में कन्वर्ट होंगे या किसी और चीज़ में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। केवल इस कारण से, ठीक है ना, केवल इस कारण से उन्होंने कार्बन 12 को लिया। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इस AMU को हम लोग 1U के रूप में भी लिखते हैं, 1 स्मॉल u इसके रूप में भी लिखते हैं। एग्ज़ाम के अंदर मैं इसलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम आया उसमें 1 AMU की जगह 1U लिखा था, यानी इसको 1U के रूप में भी लिखा जाता है। AMU को U के रूप में भी लिखा जाता है। लास्ट चीज़ जो अपने को अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए वो ये है कि एक फर्मी क्या होता है। अभी एक फर्मी क्यों बात हो गई? एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया भाई? जो फर्मी के अंदर पूरी, अब जो आप पूरी पढ़ेंगे परमाणु का चैप्टर और नाभिक का चैप्टर, उस सब के अंदर हम फर्मी को यूज़ करेंगे। क्यों? परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार तो 10⁻⁻20 की रेंज में होता है। ये लिख लेना बेटा, आकार की रेंज होती है 10⁻⁻20, और नाभिक का आकार तो अब यहाँ ये इजी हुआ कहने में। अगर हम कहें इस नाभिक का साइज इतना है, एक तो हम कहें इतना 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 करके इसको बताएं। अरे
इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर बार हम लिखें -15, -10, -15। अगर हम लिख रहे हैं एक फर्मी, इसका मतलब हम एक न्यूक्लियस की, एक नाभिक की बात कर रहे हैं। तो नाभिक का साइज एक फर्मी होता है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली एक फर्मी होता है। और हमने देखा कि एक नाभिक का अगर हम साइज लिख लें तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि उस परमाणु का साइज कितना है और उस परमाणु के साइज और इस साइज में कितना फर्क है। अब इसको देखकर लगता है ना कितना ज़्यादा फर्क होगा। अगर आप देखो कि 10⁻15 -15 मीटर, एक 10⁻10 मीटर, जो हम उसको नाप ही नहीं सकते ना। आप देखो अगर माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। दस हो गए टोटल। कहने का मतलब ये है, अभी से बिंदु गिनने मत बैठ जाना, इसके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस साइज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस साइज़ को बार बार लिखेंगे तो ना तो इसकी गुणा भाग कर सकते हैं, ना हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और हमेशा मन में कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह निकाल लिया कि अगर 10⁻15 मीटर होगा, जो कि नाभिक का साइज़ होता है, उसको हम एक फर्मी कहेंगे। ठीक है, अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन अपन ने जो अभी पढ़ा है, ये नाभिक का जो चैप्टर है उसके भी फर्स्ट 4 पेजेस हैं। परमाणु को पढ़ने में कम टाइम लगेगा, 4 दिन, लेकिन नाभिक को पढ़ने में लगेंगे 10 दिन। चैप्टर छोटा लगता है वो देखने में, लेकिन उसको 10 दिन लगेंगे। उसके अंदर इतने इक्वेशंस, इतने समीकरणें और बहुत सारे सिद्धांत उसके अंदर आएंगे। परमाणु सिंपल होता है। अब इसको रदरफोर्ड को जल्दी से कर लेते हैं। इसने यहाँ पर सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी और अल्फा कणों से हमको ये पता है कि अल्फा कणों में कितना चार्ज होता है, कितना होता है? नहीं, ई के रूप में बताओ ना, 2e। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही होता है, लेकिन फर्क कितना है, दोगुना और पॉजिटिव। अल्फा का पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका दोगुना होता है। अब उसने ये देखा, अब जो उसका बहुत जल्दी से समझ जाओगे अब इतनी बात करने के बाद, कि अगर ये नाभिक है, अब सबसे पहले अगर हम ये देखें, एक अल्फा पार्टिकल इस दिशा में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल दिशा में। इसमें उसने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल काफ़ी तेज गति से जब आ रहा था, एक दूरी तक तो यहाँ पहुँचा। अब यहाँ क्या हुआ, अपना नाभिक के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। कितना होता है नाभिक में चार्ज, अभी अपन ने देखा था ऊपर, Z है, ठीक है ना, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, बहुत ज़्यादा है, और इसका भी प्लस चार्ज है। तो ये उस दूरी तक तो आ गया जहां पर कि इसके प्रत्याकर्षण बल को फेस कर सका। इतनी स्पीड से आ रहा था कि प्रत्याकर्षण बल को वो फेस कर सका। लेकिन जब यहाँ पर आया तो इसका प्रत्याकर्षण बल लगा दोनों का आपस में,
क्या होगा? विद्युत स्थिर विद्युत अभी हम इसको मान लेते हैं जिससे कि बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, क्योंकि यहाँ पर प्लस सी, ठीक है। तो दोनों के बीच के अंदर प्रत्याकर्षण बल कितना होगा? इसका चार्ज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, याद है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये दूरी r है, तो क्या हो जाएगा? k, इसका चार्ज अपन ने लिया है c और इसका लिया है z, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट पर ये पहुंच तो गया, लेकिन इस बल ने, जब ये दोनों बराबर हो गए, यानी इसके भागता हुआ बल और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, जब दोनों बल बराबर हो गए, ये इसको इधर से फेंकने की कोशिश कर रहा है और ये हम इसको इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस जगह दोनों बल बराबर हो गए तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रुकेगा, इसकी गति 0 हो गई, अब इसकी दादागिरी बढ़ जाएगी। अब इसको ये वापस उसी दिशा में भेज देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन आया बहुत स्पीड से, यहाँ पे आके उसको रखना पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रत्याकर्षण के कारण, प्रत्याकर्षण बल के कारण, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, और उसके बाद इसका बल इससे ज़्यादा था और इसको वापस भेज दिया। इस वापस भेजने को इसको कहते हैं स्कैटरिंग। सोने की पन्नी का नाभिक है, एग्जैक्टली सोने की। ये हो गया। अब एक दूसरा पार्टिकल था, भाई सारे पार्टिकल इसी दिशा में थोड़ी आ सकते हैं। अब तो आपने उससे जब बम्बार्डमेंट किया था उस समय ऐसा तो था नहीं कि आप एक ही चीज़ का बम्बार्डमेंट कर सको। अब जो दूसरा पार्टिकल वो यहाँ पहुँचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सीखनी है बस अपने को। जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, अब इसका देखो दूरी, पहले इसकी दूरी इतनी थी, अब ये दूरी कितनी हो गई? बढ़ गई। पहले से दूरी बढ़ गई, पहले से दूरी बढ़ गई, इसका मतलब कम हो गया, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला बल कम हो गया। इसका मतलब ये इस दिशा में नहीं जाएगा। अब किस दिशा में जाएगा? नो नो नो, वापस दिशा में नहीं जा पा रहा। वापस दिशा में जब जाता जबकि यहाँ पे था, और कब मुड़े, कैसे मुड़ेगा? जिस लाइन के अंदर इसके सेंटर और ये पॉइंट जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये इसका प्रकीर्णन होके ये इस दिशा में चला गया। प्रकीर्णन, पता नहीं सही स्पेलिंग है या नहीं, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब पहले सिद्धांत समझ लो, सिद्धांत समझ जरूरी है ज़्यादा कि ना कि वो। अब तीसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल आया यहाँ तक। अब इसकी दूरी और बढ़ गई, ये इस दिशा में चला जाएगा। कहते हैं ना बिखराव, स्कैटरिंग मीन्स हर तरफ बिखर जाना। तो ये देखो बिखरते जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में बिखर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्टिकल, ये और भी दूर हो गया, और जो बहुत दूर है इससे ज़्यादा पार्टिकल, और जो उससे भी दूर है वो बस ये सिद्धांत आना चाहिए कि ये किस प्रकार मुड़ता जा रहा है। और इसके आधार पर उसने देखा कि ये जो आर है ये कहीं ना कहीं मुझको इस नाभिक का त्रिज्या बताएगा। एग्जैक्टली तो निकाल नहीं सकते थे, नाप तो सकते नहीं थे। उसने कहा कि ये वापस जब जा रहा है, यानी कि उस पर जितना बल लगा रहा है अगर मैं निकाल लूँगा, के कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, सब पता था उसको। तो उसने कहा मैं आर निकाल सकता हूँ, ये आर निकालूंगा तो इससे थोड़ा सा कम उसका रेडियस होगा। एक तो उसने यह मन में अंदाज लगाया कि इससे थोड़ा कम होना चाहिए, उसने जो निकाला। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो उसने आज उस समय निकाला था और जो आज निकाला गया है कोई अंतर नहीं है, ज़ीरो डिफरेंस है दोनों में। होशियार थे। सो एक तो उसने ये चीज़ पता लगा ली, दूसरा उसने ये पता लगाया कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, ये जिसको हम कहते हैं बी, क्या कहते हैं, संगट्ट, हाँ ठीक है, वो तो आप इंग्लिश के हिंदी कुछ भी लिख सकते हो। अभी कोण भी निकल जाएगा। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बी क्या था। और अगर हम ये कहें यहाँ पर कि ये जो एंगल है ये थीटा है जो कि 90 डिग्री था, ये यहाँ पे 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसके समय जबकि ये पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी पूर्ण रूप से परावर्तित हो गया, उस समय इसका बी क्या है और इसका थीटा क्या होगा। थीटा वो एंगल है जिस पे कि वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। बच्चा, अपन ने क्या कहा, बी दूरी है जो कि इसके केंद्र से लाइन अगर हम खींचते हैं तो उससे दूरी है आने वाली आपत किरण की, आपत कण की। और थीटा क्या है, जिस एंगल से ये मुड़ रहा है, जिस एंगल से ये मुड़ रहा है, इसके लिए बताओ। इसके लिए, इस वाली लाइन के लिए, इसके लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि पूरा वापस आ गया, इसका मतलब थीटा क्या हुआ, 180 डिग्रीज। यहां पर थीटा हो गया और बी क्या होगा, केंद्र से दूरी, इस रेखा की केंद्र से दूरी कितनी है, इस लाइन की, ये लाइन यहां तक है ना, केंद्र तक पहुंच रही है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, लाइन की हॉरिजॉन्टल दूरी 0, ये है ना बी, यानी केंद्र से जो त्रिज्या से आती हुई किरण, इसको बड़ा बना लेते हैं एक बार,
इसको समझ लेना उचित है। b दूरी है इस लाइन से, यानी केंद्र से इसके जो कण आ रहा है उसकी दिशा की। कण यहाँ पर आ रहा है अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा था इस बिंदु के लिए, अल्फा पार्टिकल इधर है, इसका मतलब ये दूरी 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे b तो हो गया 0। अगर ये यहाँ पे होता तो b की कुछ वैल्यू होती b1, इसकी वैल्यू होती b2, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। और अल्फा, क्योंकि अल्फा ये वाला कोण है जिस पर वो प्रकीर्णित हो रही है, यानी कि जिस पर कि वो स्कैटर हो रही है, जिस पे वो पार्टिकल फैल रहा है, भाग रहा है। तो अपन ने देखा अल्फा ये है, यानी यहाँ तो क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ अपन ने देखा एक चला गया, फिर अपन ने देखा एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, फिर अपन ने कहा ये पार्टिकल यहाँ चला गया, और अल्टीमेटली ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये कितना हो गया कोण, इसलिए b इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू, तो इसके आधार पे उसने ये लगाया, क्या इसने कंक्लूजन निकाला, बेसिकली 2 कंक्लूजन निकाले इसने कि नाभिक पॉजिटिव आवेशित है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक की त्रिज्या उस दूरी से निकाल सकते हैं जहाँ से b इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई वाले कण ये चीज़ें इसने इससे कंक्लूड निकाली। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में एक बार देखो ज़रा, अपन ने लिखा था प्रत्याकर्षण बल इज इक्वल टू के Q1, Q1 किसका चार्ज है, C का क्या चार्ज था 2E प्लस इसका इंटू दूसरा चार्ज किसका, नाभिक का चार्ज, नाभिक का चार्ज क्या है ZE, ठीक है ना। ये 2E तो हो गया चार्ज हीलियम का, हीलियम के नाभिक का, और इसका चार्ज कितना हुआ Z। अब Z इतना लंबा फिगर तो बार बार नहीं लिख रहे अपन, यहाँ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, नाभिक की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और अपने को पता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज। अब हम कल ये देखेंगे कि इस R को पता लगाकर इस इक्वेशन से उसने R कैसे पता लगाया। अब ये चैप्टर असली में शुरू होगा, अभी तक ये केवल आज इंट्रोडक्शन था। अब अपना शुरू होगा कि इस इक्वेशन से आगे बढ़कर हम लोगों ने हाँ क्या क्या निकालना है, अब बताओ बी कैसे निकलेगा। अपन ने क्या कहा कि थीटा वो है जिससे कि अल्फा की दिशा से कितना मुड़ रहा है, अल्फा की दिशा से कितना मुड़ रहा है। यहाँ पर अल्फा की दिशा ये है, इससे कितना मुड़ रहा है ये, अल्फा की दिशा तो ये चल रही है, इससे 90 मुड़ रहा है। यहाँ पर अल्फा की दिशा है ये, इससे कितना मुड़ा, केवल इतना से मुड़ा। ठीक है, अगर ये मान लो इधर मुड़ता तो पूरा 180 डिग्री हो जाता। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है, इस जगह इस पॉइंट पे, तो अल्फा का डायरेक्शन तो ये है, थीटा क्या हुआ 0 डिग्री। और बी क्या हुआ यहाँ के लिए, आया समझ में। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। बच्चियां बोलो, है ना, कि ये कोण जिस भी किससे निकालते हैं इसका कोण, जिस दिशा से अल्फा आ रहा है, अल्फा के आने की दिशा से। यहाँ पे क्या हुआ था, अल्फा यहाँ पे आया लेकिन वापस चला गया उसी दिशा पे, जो जाने की दिशा से 180 डिग्री पर मुड़ गया। यहाँ पर इस एंगल में मुड़ा, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा, अल्फा की दिशा से 90 डिग्री। यहाँ अल्फा की दिशा से थीटा 1, यहाँ अल्फा की दिशा से 0। ठीक है, ये इसका रदरफोर्ड का मूल मॉडल था। ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया वो, लेकिन उसने ये तो पता लगा लिया ये एक नाभिक होता है जिसके अंदर कुछ भार है, उससे कुछ कण हैं जो कि वापस जा रहे हैं। और ये वापस जाने वाले से पता चला कि जब उसने इसके आगे स्क्रीन लगा दिया था, तो जब ये यहाँ पर जगह आई तो एक गैप आ गया। तो उसने कहा यहाँ के कहाँ गए अल्फा पार्टिकल, यहाँ तो दिख रहे थे, यहाँ बहुत धीरे दूर दूर हो गए, फिर यहाँ दूर दूर हो गए, इससे उसने कहा यहाँ पे कहाँ गायब हो गए, यहाँ पर वापस चले गए थे। वापस भागने के कारण यहाँ पर इसको केवल एक गोला दिखा, और इसी से उसको पता चला क्योंकि ऐसी भारी चीज़ है परमाणु के अंदर, ऐसी कोई चीज़ भारी है बीच के अंदर जिसके कारण कि अल्फा पार्टिकल भाग गए। फिर उसने क्या किया, उसने फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, मतलब एक पर्दा लगाया। इस पर्दा पे उसने देखा कि यहाँ पे आता तो है बहुत कम, क्योंकि उसने देखा कि 1000 में से एक ही कण आता है यहाँ पे, लेकिन आया। उसने देखा यहाँ पर हुआ तो प्रकाशित, यहाँ प्रकाशित तो हुआ। इसका मतलब उसने ये भी पता लगा लिया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है उधर से जो वापस आ रहा है, यानी कोई भारी चीज़ है अणु के अंदर और परमाणु के अंदर, कोई भारी चीज़ है और उस भारी चीज़ से टकरा कर वापस आ रहा है। यहाँ पर उसको अंधेरा दिखा और यहाँ पे उसको प्रकाश दिखा। उसने एकदम पक्का लगा लिया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, और अगर ऐसा है तो मैंने जो भेजा था नाभिक का, हीलियम का नाभिक भेजा था, उसने ज़रूर इस नाभिक के साथ कोई ना कोई रिएक्शन किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि वो वापस आया है या किसी कोण से मुड़ा है। फिर उसने अलग अलग जगह सब जगह देखना शुरू करा। यहाँ स्क्रीन लगाता गया, यानी कि उसने माइक्रोस्कोप लगा गया, स्क्रीन लगा के उसको घुमाता रहा। यहाँ उसने वो लगा दिया और इस पर अपने माइक्रोस्कोप को घुमाता रहा। तब उसने देखा कि ये धीरे धीरे दिखने बंद हो गए, और जब यहाँ देखा तो यहाँ दिखने लग गए। इसको पूरे 3 साल लगे थे इस एक्सपेरिमेंट को करने में, 3 साल। क्यों भाई, पता कैसे चलता है, ये तो अपने को आज तो सरल लग रहा है अपने को कि फटाक से यहाँ पे लगा के उसने देख लिया, सिंपल है। लेकिन ये दिमाग में आना कि इसको यहाँ करके भी देखें क्या हुआ होगा, फिर ये सोचना कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, फिर यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ें थी उस ज़माने में, उस आदमी ने ऐसे कैसे सोचा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी।
और जो नील्स बोर जो कि इतना बड़ा वैज्ञानिक बना बाद में जाके, उसने इसी के एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया। बट उसने एक ही चीज़ देखी जो कि बार बार उसने इसकी गलत मानी, कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूम रहा है वो किसी भी कक्षा में घूम रहा है, मतलब किसी भी जगह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ये गलती सिद्ध हो गई, क्योंकि कहीं भी अगर वो घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी का ह्रास होता रहेगा, और उसकी एनर्जी का ह्रास होने का मतलब है कि वो नाभिक में आके गिर जाएगा, जबकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं गिर सकता है। क्यों नहीं गिर सकता? जबकि वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नाभिक तो पॉजिटिव है, तो गिर ही जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गिरता? अभिकेंद्र बल क्या होता है? उससे क्या होता है? वो भी तो इधर ही खींचेगा। अभिकेंद्र बल क्या होता है बताओ? वो तो अपकेंद्रीय बल होता है। यहाँ तो आप अभिकेंद्रीय बल कर रहे हो ना, अब ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये हाँ, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन mvr, ठीक है ना, l, ये पढ़ेंगे अभी, रुक जाओ। तो अभी तो केवल अपने देख रहे हैं ये भी नेगेटिव था और ये स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो भी इसमें नहीं गिर रहा है। ये सोच पाना ही कितनी बड़ी बात थी। इसने तो बिल्कुल सही कहा, उसने कहा देखो भाई ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली घूमता घूमता उसमें गिर जाएगा। सही निकाला उसने अंदाज। फिर नील्स बोर आया, उसने कहा ना ना ऐसा नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता ये कल अपन सीखेंगे।